चाहूंगा अतुल तिवारी जी प्लीज मंच पर आइएगा। और ये आखिरी पैनल और दमदार पैनल होगा, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स सुनने को मिलेंगे। इनकी जो एक्टिंग है वो लाजवाब है। अब तक आपने थिएटर में देखा होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखी होगी इनकी एक्टिंग। अतुल तिवारी जी वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास मंच पर। और ये आखिरी पैनल, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये आखिरी पैनल। हेलो अतुल तिवारी जी, देखिए किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और इसी शहर से तारुफ रखते हैं। अतुल जी, सबसे बड़ी बात है थोड़ा वक्त आपको लग गया, इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन एक आप मजे कलाकार हैं और आप आखिरी पैनल, मैं चाहूंगा कि देखिए शुरुआत हो कुछ अच्छे डायलॉग्स, कुछ आपकी एक्टिंग, जिसके लिए लोग पहुंचते हैं आपको देखने के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज में जाते हैं, देखते हैं, तो उससे हम शुरुआत करेंगे। सर मेरा आवाज आ रही है आप सबको? जी जी जी। तो मेरा सबसे पहला डायलॉग तो ये है कि जो भी लोग पीछे तक बिखरे बैठे हैं वो ज़रा आगे आ जाएं, प्लीज़ आगे आ जाइए। सारे सोफे खाली पड़े हैं और ख़ास करके जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि यू आर द VIPs ऑफ टुमारो। सो डोंट थिंक दैट दीज सोफाज आर फॉर सम एनी विशिष्ट व्यक्तिज। यू आर द विशिष्ट व्यक्ति। द स्कूल कैनॉट be without the students. If the teachers are there just to talking to the walls, it doesn't become a school. The school is because of the students. So please come in front. हम लोग कम सही हैं तो क्या हो गया, हम लोग हैं यहाँ पे जी। एक बड़ा अक्लमंद आदमी था, वो बिहार से एक बहुत अकल की बात लेके आया, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश आना पड़ा। वो अकल की बात किसी को, वो चाहता था कि ऐसे लोग मिलें जो अकल की बात कुछ समझें। तो जब वो उत्तर प्रदेश आया, एक जगह है सारनाथ नाम की बनारस के बाद में, तो उसके पास सिर्फ 5 लोग थे सुनने वाले जी। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ अकल की बात थी तो उसको लगा 5 ही सही शेयर करना चाहिए। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द लेस नंबर्स। जितने लोग हैं, एक भी लोग अगर हैं तो बहुत है, लेकिन आप आगे आ जाइए बच्चों, आप लोग आके ध्यान से सुनिए। चलिए एक बार जोरदार तालियां और फिर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। जी तिवारी जी, हो जाइए शुरू फिर अब। जी बिल्कुल। और जहां तक आपने कहा कि डायलॉग सुनाइए, तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है, आपसे ये जी दुआ है, आपसे ये प्रार्थना है, और बच्चों से भी है कि अक्सर क्या होता है कि जब कोई एक्टर सामने होता है तो लोग फौरन कहते हैं डायलॉग सुनाइए। कहीं पार्टी में भी मिल जाएंगे, आप खाना खा रहे हैं, सर एक वो डायलॉग, वो सर वो अश्लील है। ये सवाल ये है कि जब आपको कोई सर्जन मिलता है तब आप प्रॉब्लम पे तो बात कर लेते हैं, सर एक प्रॉब्लम थी, उंगली में सूजन आ गई, लेकिन ऐसा सर वो चाकू रखा, उठा के काट दीजिए सर, आप ऐसा कभी नहीं कहते। आप किसी नेता से कभी नहीं कहते सर एक बिल यहीं पास कर दीजिए सर, पार्लियामेंट छोड़िए ना, कहाँ जाएंगे। देन नेवर आस्क एन एक्टर, क्योंकि डायलॉग एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। डायलॉग अपने आप पे कुछ नहीं होता है। पूरे 50,000, अब क्या मजा आ गया? नहीं, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट में है पूरे 50,000। तो अगर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है और आप किसी आदमी से कहिए, जैसे कि एक सर्जन को एक सर्जरी का थिएटर चाहिए होता है, नेवर आस्क एन एक्टर कि सर डायलॉग सुना दीजिए। मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं, सर तो खड़े होकर कुछ दिखाई दीजिए। एक कॉन्टेक्स्ट में हम लोग काम करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कीजिए। सर आप कैसे वहां पहुंचे, कैसे करते हैं? नहीं, उस मुद्दे पर तो बात होगी। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब आपकी पहचान एक डायलॉग है, एक शुरुआत तो फिर वहीं से होती ना, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। मेरी पहचान सिर्फ एक डायलॉग है तो वो डायलॉग किसी और का लिखा हुआ है। वो आप अक्सर लेखक भी हैं, अच्छे राइटर भी हैं। बेचारे सांभा से कहा जाता था वो अपना डायलॉग सुनाई, शोले वाला, पूरी पिक्चर में सांभा का एक ही डायलॉग था, पूरे 50,000। तो उसके लिए थोड़ी ना उनको गर्व है। वो मैकमोहन नाम का एक्टर बहुत सालों से इप्टा में काम कर करके वहां तक पहुंचा था कि अगर वो एक भी डायलॉग बोलता है पूरे 50,000 तो मैकमोहन को लोग याद रखते हैं। और ये शोले के लेखकों का और शोले के निर्देशक की बात है कि अगर एक डायलॉग भी है सिर्फ पूरे 50,000, वो जानते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में है पूरे 50,000? आपने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा।
एक सीन ऐसा लिखा सलीम साहब ने और जावेद साहब ने जिसमें शब्द नहीं संख्या, पूरे डायलॉग पूरे सीन में संख्या इंपॉर्टेंट। आप पूछेंगे कैसे, कितने आदमी थे? अब ये प्रश्न में ही संख्या छुपी हुई। कितने आदमी का ये मतलब नहीं वो बहुत बढ़िया आदमी था, कितने आदमी थे में संख्या छुपी हुई है। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ राइटर, सो लेट मी एनालाइज दैट फॉर यू। कितने आदमी थे? 2। वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। उसके बाद में फिर इसमें 6 गोली हैं, इसमें 6 गोली पड़ती हैं, लेकिन इसमें 3 गोली हैं। 3 जिंदगी 3 मौत। अब सुन रहे हैं, अब कितने संख्याएं आती जा रही हैं, पूरा संख्या पे है। धक धक धक, अरे तीनों बच गए, तीनों बच गए। जब बच्चा नहीं सोता है तो 50-50 कोस दूर तक लोग बात करते हैं कि अब्बर आ जाएगा, बच्चा बेटा सो जाओ। कितना इनाम रखे सरकार हम? फिर कितने में भी संख्या है, 50,000, पूरे 50,000। तो देयर इज ए होली कब है, कब? अगेन देयर इज ए नंबर, 29 तारीख को है साहब। तो दिस होल सीन इज कंस्ट्रक्टेड इन नंबर्स। Maybe you did not even think of it. In this whole scene, writing is through the numbers. That's when the 50,000 becomes important. लेकिन सिर्फ 50,000 का मतलब ही कोई नहीं हुआ ना, क्या उसमें कोई मजा नहीं आने वाला। और वैसे भी अगर आप अश्लील लौंडे होते तभी मेरे डायलॉग का कुछ कॉन्टेक्स्ट होता जो कि आप नहीं हैं। चलिए, एक फिल्म कलाकार हैं आप, अभिनय क्षेत्र कैसा रहा जीवन, कैसे पहुंचे यहाँ तक? लग रहा था कि मुंबई तक पहुंच जाएंगे, इस सफर के बारे में बताइएगा। जब ये सफर शुरू हुआ था और तो मुंबई मेरे कहीं रडार में भी नहीं था। मुझे केवल वहां से उठ के इस मंच तक पहुंचना था। वो मंच मेरे लिए सब कुछ था और बहुत जल्दी शुरू हो गया था ये सफर मेरे लिए। 12-13 साल की उम्र में मैं जितना भी प्रोफेशनल थिएटर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनली थिएटर करते हैं, एक पैसा नहीं कमाते हैं। फिर पूछो प्रोफेशनल क्या है? उनका जज्बा प्रोफेशनल है। दे वुड लाइक टू बी एज गुड एज द प्रोफेशनल्स। वो कर पाएंगे, जिंदगी उससे काट पाएंगे, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, इट डजंट मैटर। बहुत से लोग आपको दिखे होंगे जो वैसे तो डॉक्टर होकर रोटी कमाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो थिएटर करते हैं। बहुत से लोग हैं जो LIC में काम करते हैं, वो ठीक है नौकरी चल रही है अपना, लेकिन प्रोफेशनली वो थिएटर करते हैं। वैसे ही मैंने जब 12-13 साल की उम्र में शुरू किया था, तो मेरे लिए सिर्फ वहाँ से मंच पे आना और मंच पे कुछ करना। और मंच पे सब आदमी पहले अभिनेता ही होता है मंच पे, बाकी तो कोई दिखाई नहीं देता कि निर्देशक कहाँ है, लाइट वाला कहाँ है, सब हो रहा होता है एक जादू। तो अभिनय ही आप करना चाहते हैं, तो मैं भी अभिनय करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अरे ये तो हम तो कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में। और वो आदमी या तो लेखक है, वो आदमी या तो निर्देशक है, वो आदमी या तो सेट लगाने वाला है, वो आदमी या तो बत्ती जलाने वाला है। अगर ये सब चीज़ें अभी बुझा दी जाए तो हम और आप तो एक्टर इस समय जो हैं वो गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें अधिक इम्पॉर्टेंट हैं और अभिनेता से ज़्यादा मुझे निर्देशक बनना था। और एक चीज़ मुझे और जल्दी समझ में आ गई थी, जो इस समय तो कोई बच्चे नहीं है इसलिए मैं क्या किससे बात करूं, लेकिन ये कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग ए स्कूल विच इज सेलिब्रेटिंग इट्स गोल्डन जुबली, वाई? जैसा कि अभी यहाँ पे फखरे आजम साहब ने कहा था कि जो भी उनकी नींव पड़ी थी, जो भी उनकी बुनियाद पड़ी थी, वो यहाँ क्लास 2, 3, 4 में पड़ी थी। अगर ये स्कूल ना होता तो वो आज वहाँ ना होते जहाँ आज हैं। वो एविएशन सेक्टर में काम नहीं करते, वो डिज़ाइन सेक्टर में काम नहीं करते, वो आज जिन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के और दूसरे, और बीइंग अ लीडर, बीइंग अ थॉट लीडर, वो काम नहीं कर सकते थे। तो वैसे ही अच्छी बुनियाद के लिए अच्छी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लोग अभी भी कुछ पुराने उसमें पड़े हुए हैं कि नहीं अब एक्टिंग बदला तो क्या, बस मेरा बेटा तो बहुत अच्छा एक्टर है, होगा। लेकिन सवाल यह है कि उसको ट्रेंड होना पड़ेगा आज की तारीख में। एक ज़माने में, बहुत दूर नहीं है वो ज़माना, हमारे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स के ज़माने में वैद्य हकीम बनने के लिए आपको वैद्य जी के पास जाके बैठना पड़ता था, हकीम साहब के पास जाके बैठना पड़ता था। तिवारी जी, फिर ट्रेनिंग आ गई। हाँ। अब आप देखते हैं इस डॉक्टर की डिग्री क्या है, तब आप जाते हैं उसके पास। वैसे ही एक्टिंग के लिए या थिएटर में डायरेक्टर बनने के लिए या फिल्म में कैमरामैन बनने के लिए या फिल्म में कुछ और बनने के लिए भी ट्रेनिंग इज वेरी एसेंशियल। तिवारी जी, क्योंकि अमूमन मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे तो आप ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप
हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई आपको फिल्म लाइन चुननी है तो ट्रेनिंग जरूर लेकर आए, और वो भी शानदार ट्रेनिंग। लेकिन आपने थिएटर का जिक्र किया, आजकल देखा है कि थिएटर से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दिए, और वो ऐसी कलाकार हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आजकल आपको नहीं लग रहा है कि थिएटर से लोग दूर जा रहे हैं थोड़ा सा, और ज़्यादातर स्कूल जो एक्टिंग स्कूल्स हैं, एक्टिंग जहाँ पर कोचिंग दी जाती है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, बदलते दौर? जिन बुद्ध के जिक्र से मैंने अपनी बात शुरू की थी, उन बुद्ध का एक बड़ा अच्छा मंत्र है, अनित्य अनित्य, जिसका मतलब होता है अनित्य अनित्य। नित्य वो है जो हरदम रहे, जो नित्य प्रति होता हो। अनित्य वो है जो हरदम ना रहे। तो हर चीज हरदम नहीं रहती, हर चीज बुद्ध कह गए हैं कि अनित्य ही रहती है। वैसे ही थिएटर थोड़ा आजकल नीचे चल रहा है, आपकी बात सही है, और उसके बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। थिएटर उसका कारण नहीं है, उसके सामाजिक कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन इससे अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि थिएटर विल गो आउट ऑफ फैशन, इट विल नॉट, बिकॉज थिएटर इज़ वेरी जर्मेनिक टू अस। थिएटर इज़ इन आवर DNA। बिकॉज आपको शायद ऐसा लगता हो कि पहले संस्कृत भाषा बनी, फिर एक कालिदास ने लिखना शुरू किया, फिर मंच वाले आए और उन्होंने अभिनय शुरू कर दिया। दोस्तों, जब कोई भाषा नहीं थी इंसान के पास, तो क्या वो कम्युनिकेट नहीं करता था? जब वो बच्चा जो बोल भी नहीं सकता था, उसको माँ को बताना होता था कि मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो माँ क्या कहती थी? नहीं रुको, अभी थोड़े दिनों रुक जाओ, 1-8 लाख साल, फिर भाषा आ जाएगी, तब मुझे बताना कि कुत्ते ने तुमको कैसे काटा। वो भी पूछती थी, और बच्चा भी बताता भू 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 भू, और बता देता था कि कुत्ते ने मुझे काट लिया, फिर रोने लगता था। तो he did not wait. How did he communicate? Through acting, through a use of theater. The same theater was also used for other ritualistic things and other larger storytellings, and not just a small at-home Ma and Bacha story. So theater has been there with us before the language came, and theater will be with us till we have this body and this intelligence, because this is the communication. जब हम और आप वहाँ कोने में खड़े होते हैं और स्टेज पे कुछ चल रहा होता है, और हमको आपको कहना होता है यार ये, हम लोग थिएटर ही कर रहे होते हैं, हम लोग उन्हीं जेस्चर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि यार ये क्या बकवास चल रही है मंच पे, यार बहुत वैसे बहुत लंबा कर दिया, चलो यार तिवारी जी खत्म करें जल्दी से, हमें भी घर जाना है, आप भी कर जाओ। तो थिएटर इज गोइंग टू बी विथ अस टिल दिस ह्यूमन बॉडी विथ अस, टिल दिस ह्यूमन माइंड विथ अस। अगर कभी AI ने आके सब यहाँ चिप्स ही लगा दिया, तब क्या होगा उसका तो मुझे पता नहीं है। और जैसा अभी यहाँ पे शेखर सुमन जी ने भी कहा कि आई एम श्योर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी पहुँच जाए, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को शायद रिप्लेस नहीं कर पाएगी। और मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर नहीं है, मुझे ह्यूमन स्टुपिडिटी से ज़्यादा डर है। क्योंकि आइंस्टाइन ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि 2 things आर लिमिटलेस, one is this space and the other is human stupidity, and I still have doubt about space. I have no doubt about the human stupidity and its infiniteness. तो उससे तो मुझे डर है, ह्यूमन स्टुपिडिटी से, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर नहीं। तिवारी जी, क्योंकि वेब सीरीज का बहुत दौर चल रहा है, अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपके? क्या वेब सीरीज पे फोकस रखना है, क्योंकि ये एक दौर बहुत बड़ा है, OTT प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ रहा है, या कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हमारे लोगों से, जो आपको लाइव सुन रहे होंगे टीवी पर, उनसे क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? इन प्रोजेक्ट्स में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपने मुझे एज एन एक्टर देखा होगा। एक्टर जो है वो मंडी पे बैठे हुए मजदूर की तरह होता है, वो अपनी तरफ से कुछ जनरेट नहीं कर रहा होता है। बट इफ यू हैव read my profile, then you will know that I am also a writer who has written about 24 films, including films like Mission Kashmir, or a lot of work for Mr. Shyam Benegal, right from his discovery of India days to his latest film called Mujib, The Making of a Nation, on Sheikh Mujib, जिनकी मूर्तियाँ आज तोड़ी जा रही हैं, और मिशन कश्मीर का जैसे मैंने जिक्र किया, और तमाम चीज़ें। मैंने 4 फिल्में लिखी हैं कमल हासन साहब के लिए, जिसमें विश्वरूपम 1 और विश्वरूपम 2 और दशावतार, ये हिंदी में भी देखी गई हैं। एक फिल्म है जो तमिल में ही है, मर्म योगी नाम की,
तो उनके लिए भी मैंने 4 फिल्में लिखी हैं। तो मेरा लेखक के तौर पे वहाँ मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे कि फिल्मी चीज़ों का और फिल्मी अभिनेताओं का तो बहुत बात होती है, और मुझे आपने बुलाया भी इसलिए कि मैंने 2-4 फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं। आधे मिनट का रोल मैंने किया है 3 इडियट्स में, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता हूँ। एक छोटा मोटा रोल मैंने किया है, ये जो अभी एक सीरीज़ आई थी महारानी नाम की, उसके लिए मैं जाना जाता हूँ। लेकिन अगर मैं आप में से किसी को पूछूं कि मैंने फिल्में लिखी कौन कौन सी हैं, तो आप कोई नाम नहीं ले पाएगा, आप जल्दी से गूगल में सर्च करने लगेंगे। तो ये भी बात सही है कि हम लोग अभिनेता को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, जबकि अभिनेता का काम उतना ही होता है जितनी ये जो बाहर खड़ी है ना गाड़ी, जो पोर्श खड़ी हुई है, उसमें जो पॉलिश है जो हमको दिखाई दे रही है, अनलेस एंड कि आप नीचे घुस के देखें तो उसके अंदर भी एक पॉलिश है, जिसको वो क्या कप प्लेट किस चीज़ के होते हैं उसकी पॉलिश कहते हैं, जो भी, तो उसके नीचे भी पॉलिश है। तो व्हाट आई मीट्स इज ओनली द पॉलिश एंड वी अप्रिशिएट दैट पॉलिश। उस पोर्श में हम एक्चुअली पॉलिश अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अंदर क्या है इसको अप्रिशिएट करने के लिए तो आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन पोर्श अगर पोर्श है और आज वो कानपुर में बिकने आई है, तो उसके पीछे अंदर की टेक्नोलॉजी जरूरी है, विच इज मेड बाय द राइटर्स, द डायरेक्टर्स, द कॉस्ट्यूमर्स, द लाइटमैन, द फोटोग्राफर, द साउंड वालास। एक अनकन्फर्मिस्ट हीरो आता है जिसके बारे में अभी 2 एंग्री यंग मैन नाम की एक फिल्म आई है, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन इन दीवार। वो इतना अनकन्फर्मिस्ट है कि वो बटन भी बंद नहीं करता है। आजकल बहुत से लोग लेसेस नहीं लगाते शू में, बिकॉज हम अनकन्फर्मिस्ट हैं, हम बंधेंगे नहीं। तो जब वो दीवार में, अब अपने दीवार में अमिताभ बच्चन जब कमीज में बटन नहीं लगाते हैं, उसकी जगह एक गांठ लगाते हैं, तो किसका आइडिया है? अमिताभ बच्चन का आइडिया नहीं। डायरेक्टर ने एक दिन सेट पे कहा यार बटन मत लगाओ, कमीज बांधो, तो उसने कहा सर ये तो छोटी हो गई, मैं तो बड़ा लंबा आदमी हूँ, कमीज तो छोटी हो गई। हाँ, डिजाइनर ने कहा नहीं सर ऐसा करेंगे ना, इनकी कमीज हम 1 फुट लंबी बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक लगेगी। तो 1 फुट लंबी बनाने का आइडिया अमिताभ बच्चन का नहीं है। मेरे पास माँ है या मेरे पास माँ नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ज़मीन में, ये अमिताभ बच्चन का आइडिया नहीं है। कैमरा कहाँ लगना है, ये अमिताभ बच्चन का आइडिया नहीं है। कहानी क्या है, ये अमिताभ बच्चन का आइडिया नहीं है। सिर्फ कुछ डायलॉग बोल देना, और बड़ा काम है वो, आसान काम नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो आसान है, बट इट इज़ जस्ट, जैसे पॉलिश बहुत ज़रूरी है गाड़ी की। पॉलिश छीन लीजिए, कोई नहीं खरीदेगा ये गाड़ी आपकी जो नहीं खड़ी है यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी वैल्यू नहीं है, बट वी समहाउ गिव टू मच वैल्यू to what meets the eye because we don't have the energy। हम सब लोग बेसिकली लेथार्जिक हैं, हमें एनर्जी नहीं कि इसके पीछे क्या है उसको हम जाके देखें। हमें चमक चीज़ों की पसंद आती है। आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट होगा कि एक आदमी को हमने एक्टर को बुलाया है और वो यहाँ पे हमको ज्ञान दे रहा है कि एक्टर इतना महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण, लेकिन 10 चीज़ों में एक है एक्टर, बस। आज बड़ी अच्छी बर्फियाँ रखी हुई थी, मैंने देखा जो नारियल के शेप में थी, तो बेसिकली उसमें जो खोया पड़ा है और जो कुछ भी नीचे पड़ा, मैंने खाई तो नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको शेप वेप देना वो ठीक है, अब तुम नारियल बना दो उसका, तुम कद्दू बना दो उसका, स्वाद वही रहेगा। ठीक है अतुल जी, देखिए अब हम आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप कलाकार हैं और जानते हैं लेखक भी हैं, जो आप जिस इस शहर से जुड़े, जिस मिट्टी से जुड़े हैं, उन युवाओं के लिए आप अपने शहर के युवाओं को जोड़ने के लिए, माया नगरी में उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई आप अपनी तरफ से कोई पहल करते हैं, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, या भविष्य में कोई प्लानिंग है, या जो युवा इंटरेस्टेड हैं कि हम एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको और क्या सलाह देंगे आप? मैं बहुत सी वर्कशॉप्स करता हूँ, थिएटर की भी वर्कशॉप्स करता हूँ, फिल्म की भी वर्कशॉप करता हूँ, फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप्स करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग की वर्कशॉप्स करता हूँ। लेकिन ये मैं हमेशा कुछ स्कूल्स के साथ, IITs के साथ, IIT मद्रास से लेकर IIT कानपुर तक मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, फिल्म मेकिंग पे भी, एक्टिंग पे भी, थिएटर पे भी। लेकिन ये कहना कि मैं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले रहा हूँ, इन द सेंस कि मैं आउटरीच कर रहा हूँ कि आज से मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं अनुपम खेर नहीं हूँ जो पैसा लेके पढ़ाऊँगा और 3 महीने में एक्टर बनाऊँगा, क्योंकि 3 महीने में तो इंसान का बच्चा भी नहीं पैदा होता। उसको बना के एक्टर बनाना तो और भी बड़ी बात होती है, वो फिर सिर्फ पैसे कमाने की चीज़ें हैं। या बहुत बड़े बड़े नाम और भी हैं मुंबई में जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स खोल रखे, तो मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला है।
अगर मैं कभी इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो मैं शायद कोशिश करूंगा कि उसमें उन लोगों को चांस मिले जिनके पिताजी के पास उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भेजने के पैसे नहीं हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक्टिंग में, फिल्म मेकिंग में इस देश के वो कोर्सेज जहां आपका एक पैसा आपके पिताजी का नहीं लगता है बच्चों, क्योंकि आपका तो होता नहीं उस उम्र में पैसा, वो ही सबसे अच्छे हैं। वेदर इट्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वेदर इट्स पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, वेदर इट्स द सिस्टर ब्रांच ऑफ पूना फिल्म इंस्टीट्यूट इन कोलकाता कॉल्ड सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट, जहां आपका पैसा नहीं लगता बल्कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो ही सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जहां आपके पिताजी के 20 लाख रुपए लग के आप जाते हैं, वो भले सुभाष घई जी का क्यों ना हो, जहां आपके पिताजी के 5 लाख रुपए में 3 महीने में आपको एक्टर पैदा कर दिया जाता है, वो अनुपम खेर जी का ही क्यों ना हो। ये सब ब्रांड्स हैं, ये इसमें सब्सटेंस नहीं है ज्यादा। वो पिताजी के 5 लाख से लगता है 5 लाख में पढ़ाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। आई डोंट नो, आई एम श्योर कि जयपुरिया इस शहर का सबसे महंगा स्कूल शायद नहीं होगा, और इसीलिए ये इतना अच्छा स्कूल है जो 50 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, और जहाँ जो 50 साल पुराने स्टूडेंट्स का भी जो प्यार है। और जिस तरह मैंने यहाँ फखरुद्दीन अली अहमद साहब को और इंदिरा गांधी की तस्वीरें देखी जो यहाँ नींव डालने आए थे, तो मुझे पता है कि अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये बात अलग है कि फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी ने ही मिलकर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कहा गया था यहाँ हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तो ये अच्छा इंस्टीट्यूट है। एंड आई एम श्योर कि इट्स नॉट सबसे महंगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि शिक्षा पे अगर इस तरह की बोली लगने लगी पैसा की, तो वो फिर शिक्षा नहीं रह जाती है। और आज जिस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं से किसी जर्नलिस्ट से सुबह पूछा बाहर, तो इस 150 करोड़ के देश में अगर आप आईएएस, और हर आदमी आईएएस बनना चाहता है, पूजा खेड़ेकर ने अभी अभी आपको दिखा दिया है कि कितनी शिद्दत से आईएएस बनना चाहता है, उसके लिए वो गूंगा बहरा पागल बाप को मारना कुछ भी कर सकता है, तो जात पात अपनी सब बदल सकता है, कितना बड़ा से बड़ा झूठ भी बोल सकता है। तो अगर 150 करोड़ के देश में 800 हर साल लगभग आईएएस चुने जाते हैं जो एकेडमी में जाते हैं जी, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिर्फ 28 लोग चुने जाते हैं जी। उतना कठिन है वहां जाना। कठिन तो है, लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की। अगर पनघट जाना है तो ये मत सोचो कि वहां पे पेव्ड वे तुमको मिलेगा, वहां अनपेव्ड वे मिलेगा, मुश्किल रास्ता मिलेगा। वहां आप जाइए। और आपने एक एग्जाम्पल थिएटर के एक ट्रेंड आदमी को देखा, शेखर सुमन साहब भी ट्रेंड हैं। कहाँ से ट्रेंड हैं? जो दिल्ली में एक श्रीराम सेंटर है, जो 1.5 साल का कोर्स करते हैं, बट ही हैज ट्रेन्ड फ्रॉम श्रीराम सेंटर। दैट्स व्हाई ही इज सो वर्सेटाइल, बिकॉज थिएटर आपको एक वर्सिटिलिटी देता है जो कि दूसरे माध्यम नहीं देते हैं जी। वो वर्सिटिलिटी अगर आपको चाहिए तो थिएटर ट्रेनिंग इज मस्ट बिफोर यू गेट इनटू फिल्म्स और व्हाटएवर। इसीलिए आपने देखा होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स न सिर्फ ओम शिवपुरी के ज़माने से, न सिर्फ नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के ज़माने से, लेकिन आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ज़माने में और पंकज त्रिपाठी के ज़माने में भी, इट कैन नॉट बी एन एक्सीडेंट कि एक इंस्टीट्यूट से इतने सारे अच्छे एक्टर चले आ रहे हैं। प्रिंसिपल बदल गए, लोग बदल गए, ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब वो बात नहीं रही। ये नॉस्टैल्जिया तो बहुत ही अच्छा रहा, अब वो नॉस्टैल्जिया भी नहीं होता दोस्तों जो पहले होता था, वो तो भूल जाइए। लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा है वहाँ पे, कोशिश कीजिए, जाइए, आगे बढ़िए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अभी देखिए कुछ टीचर्स आपसे सवाल लेंगे, लेकिन अभी उनका मैं थोड़ा सा मेरी एक छोटी सी इच्छा थी, अगर आप लोग कहें। आप 5 मिनट हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी आपके टीचरों से आपके सवाल होंगे। मैं बिल्कुल सवाल लूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा थी कि जी नवनीत जैन जी प्लीज मंच पर आइएगा। तो आप मेरी इच्छा नहीं सुन रहे हैं सर, आपको थोड़ा सम्मान मैंने तरफ से। मतलब आपको जाना है जल्दी। देखा, मैं समझ गया। प्लीज नवनीत जी। नवनीत जैन जी सम्मानित कर रहे हैं, सिग्मा ग्रिप फ्लैग से जुड़े हुए हैं। एक मजे हुए कलाकार
अतुल तिवारी जी। देखिए अब कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त आ गया, लंबा वक्त गुजरा है, बहुत देर से आप सुबह के आए, बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स। अभी कुछ शिक्षकों के सवाल हैं, जो टीचर सवाल पूछना चाहते हैं अतुल तिवारी जी से, प्लीज एक एक करके अपने सवाल ले लीजिएगा, फिर हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जी सर, मैम आपसे सवाल लेना चाह रही जी। गुड इवनिंग सर। सचमुच बेटा इसको खुलना है। मैंने कहा अगर आपको सचमुच जाना है तो अब तो हम और ये निपट लेंगे आपस में। अगर आपको सचमुच जाना है तो। नहीं मुझे नहीं जाना, अभी तो मैं आपके साथ दूं। जी 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 प्लीज। गुड इवनिंग सर। हम सभी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपके लगभग सारे ही वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखी हुई हैं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से है कि सिनेमा जो समाज का प्रतिबिंब होता है, हमारी विचारधारा को बदलने में सक्षम होता है, वो सिनेमा आज बहुत बदल गया है। सिनेमा कल, आज और कल। प्रश्न मेरा ये है कि कल जो था आज वैसा क्यों नहीं है, और कल इसका स्वरूप अब कैसा होने वाला है। एक और प्रश्न भी है, मैं बहुत से प्रश्न हैं असल में, लेकिन मैं ये महत्वपूर्ण है, मैंने ये भी गौर किया है कि अभी मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता था, बिफोर यू गिव आंसर्स टू व्हाट वी आर आस्किंग, आप कुछ कहना चाहते थे, प्लीज वो कंप्लीट कर लीजिए एंड देन वी विल यू कैन आंसर आवर क्वेश्चंस। वो किसी भी क्रम में कर लेंगे डेफिनेटली। जी मैं शुरू कर। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे बाल साहित्य बहुत कम हो गया है, वैसे ही सिनेमा में भी बाल फिल्मों का अभाव देखा जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्रेरणा किस प्रकार दी जाए, मैं इस पर आपका विचार जानना चाहूँगी। बहुत ही अच्छे आपके दोनों प्रश्न हैं। एक तो ये कि आज का सिनेमा वो क्यों नहीं है जो कल नहीं था। वो तो दुनिया में मैडम, मैंने पहले ही कहा था, बुद्ध के अनिक्य से शुरू किया था, वो तो कुछ भी नहीं है। मैं भी उतना नहीं हूँ, बिलीव मी। पहले मैं करीब 50 किलो का हुआ करता था, अब 100 किलो का हूँ। वो तो, और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा शायद। मुझे लगता नहीं कि कॉन्स्पिरेसी सिर्फ मेरे साथ की है नेचर ने, कुछ हमने भी की है और कुछ नेचर ने भी की है, कुछ उम्र ने भी की है। तो वो तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में जो कल था। लेकिन सवाल ये है कि आज इतना निराश होने की बात नहीं है। आज भी बहुत सा अच्छा सिनेमा है। अगर मैं आज यहाँ पे आपके बीच में बैठा हुआ हूँ तो वो सिर्फ एक सीन नहीं था, चमत्कार, बलात्कार और अश्लील है लौंडा। वो एक ऐसी फिल्म थी जो पहली फिल्म बनी भारत में जिसने 500 करोड़ रुपए कमाए। क्यों? क्योंकि उसको हर प्रकार के आदमी ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ उसमें रिलेटेबल पाया, और स्पेशली एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई फिल्म थी जिससे पूरा देश जूझ रहा था। भले वो कह नहीं रहा था क्योंकि अब यही स्कूल है, यही 3 बोर्ड है, इन्हीं में भेजना है आपको, भेजो। चौथा बोर्ड चाहिए तो अपने लड़के को बाहर भेज दो फिर पढ़ने के लिए। तो कोई चॉइस तो थी नहीं ज़्यादा हमारे पास, वही बोर्ड नंबर 1, 2, 3। तो ऐसे में, और हर बोर्ड में कुल मिला के ये है कि जिसने जितना रख लिया उतना अच्छा चल गया काम उसका। इतने में एक ऐसी फिल्म आती है जो कि कहता है कि रट्टा लगा के पढ़ना बेवकूफ़ी का काम है, अक्लमंद लगा के सीखना काम का काम है। जिस तरह के बहुत से इंस्टीट्यूशंस इस देश में कभी कभार बने, वो चाहे महात्मा गांधी का नई तालीम वाला हो, पता नहीं आप में से कितनों ने उसका नाम भी सुना है कि नहीं सुना है। नई तालीम का जो सिस्टम पूरा रहा है, जिसका केंद्र एक ज़माने में इंदौर हुआ करता था, और चाहे वो गुरुदेव का इंस्टीट्यूशन रहा हो, चाहे वो आज भी जो है वो वैली स्कूल्स जैसे, ऋषि वैली स्कूल जैसे स्कूल हो, जहाँ की रट्टा लगा के पढ़ना हाई स्कूल तक का काम नहीं था। हाई स्कूल के बाद तो बच्चा बेचारा बाहर जाएगा, तब क्या करें, तब उसको रट्टा लगा के, लेकिन तब तक उसको इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाता था बच्चे को कि वो फिर वहाँ भी पास हो जाता था, क्योंकि उसको इतना क्यूरियस बना दिया जाता था। अगर आपने सिर्फ क्यूरियस बना दिया और उस क्यूरियोसिटी को शांत करना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हो गया, तब तो खुद ही पढ़ने लगेगा वो। तो मेरे ख्याल से
नॉलेजेबल बनाने से ज़्यादा क्यूरियस बनाना शुड बी द थिंग ऑफ टीचिंग। हालांकि मेरा टीचिंग से कुछ लेना देना नहीं, ना मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो 12-13 साल की उम्र से सिर्फ थिएटर ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं। तो एक सवाल आपका ही, दूसरा सवाल ये था कि बिल्कुल सही बात आपकी है कि बच्चों की फिल्में इस देश में नहीं बनती हैं, नहीं बन रही हैं। पहले शायद ज़्यादा बनती थी, वो भी बनना बंद हो गई हैं। और एकमात्र जो इंस्टीट्यूशन हुआ करता था चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो अधिकतर, अच्छा हुआ यहाँ सब लोग चले गए हैं, वो लोग जिनकी स्पीच शुरू होती थी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया और उससे अच्छा योगी जी ने किया, और उसके बाद में वो बीजेपी का एजेंडा पढ़ने लगते थे, जो रोज़ अखबार में वैसे ही छपता है कि कितने स्कूल छप बन गए, कितने $मिलियन बढ़ गए और क्या 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 हो गया। यहाँ पे वैसे इनकम टैक्स की हमारी अफसर बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी इस बात पे मुझे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगी। तो वो लोग चले गए हैं। तो अब हम यहाँ बात बिल्कुल कर सकते हैं कि वो संस्था जो थी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनाती थी, लेकिन अब इस सरकार ने वो भी कतई बंद कर दी। जो थोड़ी बहुत दो चार 10 फिल्में बन जाती थी, जैसे मकड़ी बनी थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो भी बिल्कुल बंद कर दी गई है। जिसके अंतर्गत श्याम बेनेगल जी ने एक बार जो था वो एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, जो फर्स्ट फिल्म थी स्मिता पाटिल की, जिसका नाम था क्या नाम था, अभी याद आ जाएगा तो बताऊंगा आपको। आई एम हैविंग ए सीनियर मूवमेंट। वो संस्था भी रही सही, बंद कर दी गई हैं। मैं सरकार को और किसी नीतियों से तो नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे आती नहीं है, उसके लिए मैम यहाँ पे बैठी हैं हमारी IRS अफसर। मैं तो सरकार को उन्हीं विभागों से जान सकता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, वो हैं रंगमंच और वो है फिल्म। फिल्म के लिए सरकार ने क्या किया है, कैसे कैसे लोगों को अपॉइंट कर दिया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, जिसका फिल्म से इतना ही रिश्ता था कि वो एक्सरे फिल्म देखा करता था पहले, उसको चेयरमैन बना दिया सीधे। तो इसलिए इस सरकार का बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेरे तईं, अब आप लोग सुबह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुन चुके हैं मोदी जी योगी जी के लिए, वो कुछ दूसरी बात है, बिना कुंटर पुंटो बात नहीं हो सकती जब तक काउंटर पॉइंट ना हो, वरना टू मच एग्रीमेंट लीड्स टू ए वेरी डिससेटिस्फाइंग डायलॉग। तो इस फिल्म ने बहुत कुछ किया नहीं है फिल्मों के लिए, और वो बल्कि बंद कर दी उन्होंने ऐसी संस्थाएं बालकों के लिए फिल्म के बनाने की। दूसरी बात यह है कि बच्चों को लाने का काम फिल्म थिएटर में माँ बाप का होता है, और यहाँ पे फिल्म जाना भी एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती है कि 5 सहेलियाँ और 10 हस्बैंड साथ में जाएं, फिर 2-4 बच्चे भी लग लें, तभी हम फिल्म देखने जाते हैं। अगर हमने बच्चों को ये बना दिया होता है ऐसे सिस्टम्स कि स्कूलों में बच्चों की फिल्म आना कंपलसरी है, तो हमारे ऐसे लोग बच्चों की फिल्में बना लेते थे कि हमारे ऐसे लोग भी बहुत लालची हैं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम फिल्म नहीं बनाएंगे। ठीक, किसी का अगला सवाल हो तो प्लीज़ जल्दी से। आप वहीं खड़े रहिए मैम, खड़े हो जाइए आप वहीं इसी जगह से। Good evening, sir. It's such a pleasure to see you in person. Just a question regarding OTT platforms. You knew I was coming to that. तो आज के तारीख में जो OTT platform पे content release हो रहा है, everybody knows the kind of content we get to watch there. और उससे क्या harm हो रहा है हमारे upcoming generation में, वो भी everybody is aware of. तो क्या आप हायर लेवल पे कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ पे आप सेंसरशिप लगाएं, वेयर टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर एटलीस्ट? मतलब अननेसेसरली भी सपोज यू आर वाचिंग समथिंग बहुत ब्यूटीफुल कुछ चल रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग वेरी ऑब्सीन कम्स एंड यू नो एवरीबडी फील्स सो ऑकवर्ड यू नो इन द रूम। तो ये अननेसेसरली आप ये जो देखने को मिलता है दैट समथिंग वेरी वेरी डिमीनिंग। तो इसके लिए कुछ उस लेवल पे कुछ हो रहा है, कुछ आप लोग चर्चा करते हैं इसके, कभी कुछ फुल स्टॉप लगेगा कहीं पे? जी जी। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है सर, ये आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त हमें अब आगे इजाजत कम दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम रोकने वाले नहीं हैं। एक ज़माने में किसी ने कहा था बहुत अच्छी बात कि हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सड़क बनाने वाले और एक स्पीड ब्रेकर बनाने वाले। तो हम स्पीड ब्रेकर बनाने वाले नहीं, हम सड़क बनाने वाले हैं। तो और आपने जब कहा कि ऊपर कुछ लोग सोच रहे हैं, तो ऊपर पता नहीं क्या होता है, ऊपर तो बस एक ही है खुदा, बाकी तो ऊपर जो है, अगर आप सरकार से मतलब आपका है ऊपर, तो ये सरकार बहुत एक्टिवली सोच रही है, क्योंकि सरकारों का काम होता है हर कुछ को कंट्रोल कर लो। हवाई जहाज हम चलाएंगे, टाटा तुम क्यों चला रहे हो, हम चलाएंगे, नेशनलाइज कर लो उसको, बाद में भले बेचनी पड़ जाए। अस्पताल हम चलाएंगे, ये चीज़ हम चलाएंगे, तो वो तो हर फिल्म हम बनाएंगे। अभी तो मजे की बात यह है बेचारी कंगना रनावत की, जो हर स्टेटमेंट देती है और बीजेपी कहती है गलत दिया, फिर देती है गलत दिया, तुमने टिकट गलत दिया, असल में बात तो ये है, वो नहीं बोलती है गलत।
तो तुमने टिकट ही गलत दे दिया एक ऐसे व्यक्ति को। तो उसमें उसने जो फिल्म बनाई है उसके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया दिल्ली से ला करके। एक साहब एनसीईआरटी के कुछ हुआ करते थे अध्यक्ष वगैरह, उनको कल सेंसर बोर्ड ने बुलाया था। आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ाओ, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कहा ये तो बहुत अच्छी फिल्म है और ऐसी फिल्म तो कांग्रेस नहीं बना सकती थी, लेकिन ये सेंसर की बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसका अंत गलत जगह पे हुआ है। अंत के बाद में एक सीन ये लगाना चाहिए था, एक सीन, यानी अब सेंसर वाले यही नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं दिखा सकते हो, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बनाना चाहिए। अबे उल्लू के पट्टे, होगा तू एनसीईआरटी में, लेकिन तेरा काम तुझे तो यही पता होना चाहिए मेरा ब्रीफ क्या है। मेरा ब्रीफ काम है कि इस सीन को काट दो, बता दो, सेंसर कर दो। मैं अतुल जी, अब देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई बात आई, आप उससे इधर चले गए, आप उस पर जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल ओटीटी के लिए भी शब्द मैं नहीं कहूंगा, लोग कहते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गंद फैलाई जा रही है। गंद फैलाई जा रही है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपने मेरा वो भी देखा होगा शायद, बहरानी, कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा। यहाँ पे ओटीटी पे आप लोगों ने पंचायत भी देखा होगा। गंद तो बहुत पहले से हर चीज में जो भी माध्यम आता है उसमें गंद फैलाने वाले गंद ही फैलाएंगे, और खुशबू फैलाने वाले खुशबू फैलाएंगे। गाय से गोबर भी होता है और गाय से गुलाब भी होता है। तो गाय पे काट दो उससे, क्योंकि उससे गोबर होता है, उससे गुलाब भी होता है। तो ये तो नहीं है, गाय से गंद भी फैलेगी और गाय से गुलाब की खुशबू भी फैलेगी। सवाल यह है कि उस पे क्या आपको लगता है कि फिल्मों पे सेंसर बहुत पहले अंग्रेजों ने बैठा दिया था, क्योंकि भक्त विदुर नाम की एक पिक्चर आई थी, और भक्त विदुर के बारे में नहीं थी, वो महात्मा गांधी के बारे में थी, इसलिए अंग्रेज सन 27 में सेंसर लेके आ गए थे साइलेंट फिल्मों के जमाने में। तो आपको क्या लगता है उससे सब जो अब ब्लेम किया जाता फिल्मों को, सारी फिल्में ठीक हो गई? ब्लेम तो आप करते हैं डकैती हो गई क्योंकि फिल्में बनती हैं, रेप हो गया क्योंकि फिल्मों बनती है, तो क्या वो सब बंद हो गया सेंसर से? सेंसर से चीज़ें बंद नहीं होती हैं, वो सेंसर हमें यहाँ फिट करना पड़ेगा अपने। हम जब तक अपने सेंसर को यहाँ नहीं फिट करेंगे, अपने समाज में नहीं फिट करेंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी यहाँ पे, जो जीएसटी अफसर आई थी, कि जब तक हम अपने लड़कों को नहीं सिखाएंगे तो लड़कियों को कहना कि तुम देर से मत लिख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये सेंसर हमको यहाँ फिट करना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है, वो बहुत आतुर है, और ये आतुरता अगर आप देखें तो करीब 3 वर्षों से चल रही है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि अखबारों में आर्टिकल लिखे जाते हैं कि क्या सेंसरशिप चाहिए, फिर एक आर्गुमेंट होगा उसमें एक बड़ा, हाँ बिल्कुल चाहिए, सेंसरशिप चाहिए क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे है। तो ऐसा तो कर सकते हैं और ज़रूर होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप देखेंगे, क्योंकि सेंसर करना भी कुछ लोगों का शौक होता है। जैसे हम लोगों का शौक है फिल्में बनाना, तो वो लोग ज़रूर शौक करेंगे और सेंसर करेंगे। और लेकिन सेंसर के बावजूद भी चीज़ें चलती हैं। तभी अगर आपने कल का अखबार पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रूलिंग दी है कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपके पास देखते हुए नहीं, अगर मिल भी गई आपके फ़ोन में, तो इट्स पनिशेबल विद सम टर्म इन द जेल। और उसके अलावा ये भी उन्होंने नाम बदल दिया कि अब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। एक कोई और लास्ट क्वेश्चन की शायद मुझे कहा जा रहा है, कोई लेगा या ख़त्म करें हम? सर माइक दीजिए सर को, कुछ कहना चाह रहे हैं। We would like to hear him what he was wanting to say for 2-3 minutes. आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? मैंने कहा था मेरी कुछ इच्छा है। इच्छा है? हाँ, तो थोड़ा जल्दी करिए। आप वहाँ चले गए थे उस वाले बड़े मंच पे। नहीं, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी सी थी। शॉर्ट में रखिएगा अपनी बात। जी, मैं पूरी करूँगा, लेकिन सिर्फ छा तो नहीं कह सकता हूँ, तो पूरी इच्छा करनी पड़ेगी। कुछ लिख कर लाए तो ये इच्छा पहले जता देते, हम तो पहले सुन लेते। आपकी इच्छा पहले सर्वोपरि है। नहीं, हम आपकी इच्छा पहले करते हैं सर, पूरी। हाँ, वही जो मैंने कहा, मुझे यहाँ तो बुलाया तो इसलिए गया है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अनुभव करता हूँ, अभिनय करता हूँ, कभी 1.5-2 मिनट का, कभी 10-20 मिनट का, लेकिन मैं लेखक हूँ और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद आपने मेरी लिखी हुई कुछ चीज़ें देखी हों। संविधान नाम का अगर आपने सीरियल नहीं देखा है, श्याम बेनेगल का बनाया हुआ, मेरा लिखा हुआ, तो वो ज़रूर देखिए। भारत का संविधान कैसे बना, इस चीज़ की कथा, 10 एपिसोड्स 1-1 घंटे के, ये अवेलेबल हैं सबके सब यूट्यूब पे। सिर्फ संविधान आपको टाइप करना है इंग्लिश में, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, जब आप मुझसे कह रहे थे एजुकेशन के लिए क्या करते हैं आप, तो ये एजुकेशन के लिए,
और पूरी कहानी को हम लोगों ने इनैक्ट किया है। तो उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, उसमें आपको गांधी मिलेंगे, अंबेडकर साहब मिलेंगे और नेहरू मिलेंगे, सब मिलेंगे उसमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलेंगे। एनीवे, उसके अलावा मैं कुछ म्यूजियम्स भी बनाता हूँ और उसके अलावा मैं कुछ गीत भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ। एक मैंने इस बीच में लिखी छोटी सी चीज़, 2 स्टैंजा सिर्फ आपको सुनाऊंगा क्योंकि उसको, मेरा शहर लखनऊ है, कानपुर मेरा ननिहाल है, यहाँ मेरा बचपन में बहुत समय बीता है और इसका इन दोनों शहरों से लेना देना है। इसलिए सुनना बहना सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की, सुनना बहना सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की। अब मैं लखनऊ और कानपुर 2 शहरों का सिर्फ जिक्र करूंगा। लखनऊ था शहर उधर जो खूबसूरत था, लखनऊ था शहर उधर जो खूबसूरत था, अमनो अमान शाइस्तगी की एक मूरत था, अपने नवाब वाजिद अली शाह को पूजत था, पर अंग्रेज रेजिडेंट वहां का बड़ा ही धूरत था। लगाकर झूठे सब इल्जाम उसने हटा दिया नवाब, लखनऊ हुआ अनाथ उसका खाना हुआ खराब। पर थी उनकी बहादुर बेगम हजरत महल एक, पर थी उनकी बहादुर बेगम हजरत महल एक, बेटे बिरजीज कद्र की माँ थी, औरत थी वो नेक। ऐलान किया खुद मुख्तारी का, ऐलान किया खुद मुख्तारी का, उनके थे अनुयायी अनेक, गोरों को बतलाए बिना ही किया बेटे का राजाभिषेक। जब गोरों ने फुफकारा बेगम ने चिन्हट में ललकारा, जब गोरों ने फुफकारा बेगम ने चिन्हट में ललकारा, अवधी वीरों का जोर देख घर को भागा लॉरेंस बेचारा। दौड़ा कर गोरी सेना को घेर ली बेगम ने रेजिडेंसी, दौड़ा कर गोरी सेना को घेर ली बेगम ने रेजिडेंसी, दाग के तोहफे सबक सिखाया कर दी उनकी ऐसी तैसी। उस पहले ही हमले में हेनरी लॉरेंस गया मारा, उस पहले ही हमले में हेनरी लॉरेंस गया मारा, जोश में आके खड़ा हुआ लखनऊ शहर था सारा। 87 दिनों के घेरे में मारे गए 1000 अंग्रेज। इतनी बड़ी संख्या अंग्रेजों की कहीं नहीं मारी गई थी सन 1857 में। 87 दिनों के घेरे में मारे गए 1000 अंग्रेज, हिंदू मुसलमान सब साथ थे, बेगम थी एक रहबर तेज। अब मैं आपकी तरफ बोल रहा हूं, वहीं समीप था नगर कानपुर, वहीं समीप था नगर कानपुर जहां बहती गंगा पावन थी। सुनो दोस्तों सुनो कहानी 1857 की। कानपुर में रहते नाना साहब नाम था धोंडू पंत, कानपुर में रहते नाना साहब नाम था धोंडू पंत, सेनापति तात्या टोपे थे वीर बहादुर और अरिहंत। उनके संग बचपन में खेली मनु मणिकर्णिका थी, उनके संग बचपन में खेली मनु मणिकर्णिका थी, जो शादी के बाद से रानी झांसी भी कहलाती थी। अजीमुल्ला खान थे उनके मंत्री, बड़े थे दानिश्वर। नाना कंपू आन बसे थे जब से छूटा पूना घर। नाना ने बरतानी कोट को घेर लिया एक घेरे में, चंद था जनरल ह्यू व्हीलर, पर आज फंसा था फेरे में। कल्याणपुर में नाना ने जब पुत्र माण राव खोया, उस दिन भी वो वीर बहादुर एक आंसू नहीं रोया। फौरन जाकर व्हीलर के दुर्ग पे कर दी बड़ी चढ़ाई, कितने ही अंग्रेजों ने इस हमले में थी जान गंवाई। मांग के माफी गोरे भागे पहुंचे सत्ती चौरा घाट, मांग के माफी गोरे भागे पहुंचे सत्ती चौरा घाट। प्रयाग जाने के बहाने वो कुछ तो लगा रहे थे घात। जैसे ही चढ़े नावों पर लगे कुछ गोरे गोली चलाने, चौक के अपने वीर भी तानने लगे अपने निशाने। देख दगाबाजी गोरों की बिगड़ पड़े नाना के सवार, तलवारें बंदों के ले जो दिखे उसे डाला फिर मार। खत्म हो रही दीजिएगा, जोरदार तालियां बजाइएगा। सर कितनी और रह गई ये कविता? मैं आगे आपको, ये गलत हो गया, पहले पैनल इनका होना चाहिए था, आखिरी में नहीं होना चाहिए था। अब थोड़ा सा 1-2 लाइनें और पीछे सुन लीजिए। आग लगा दी पालों को, आग लगा दी पालों को, तोड़ दी नौका और पतवार। उन गोरों के रक्तपात से लाल हुई गंगा की धार। जो थी जिंदा बची औरतें कैद किया उनको ले जाकर, जो थी जिंदा बची औरतें कैद किया उनको ले जाकर। जेल बनी थी जो इमारत, नाम रखा उसका बीबी घर। उधर मगर जब जनरल हैवलेट चला बढ़ा कानपुर की ओर, मारी गई वो सब बेचारी, बचा ना सका उनको कोई और। रक्कासा थी एक नेक,
कहाँ गया, रक्कासा थी नेक अजीजन गोरे थे उसके शहदाई, उनसे निकाल के खुफिया बातें नाना तक उसने पहुंचाई। नाना की लाडली थी मैना, उनके मित्र की थी जाई, डटी रही वो बिठूर बचाने, डटी रही वो बिठूर बचाने, जानी कितनी गोलियां खाई। जनरल हेवलक को नाना ने दी मात, एक नहीं दो दो बार, पर तीजी जब जंग हुई क्रांति की फौजें गई तब हार। अब मजबूर हुए नाना, जाना था दूर चले गए नेपाल, तात्या टोपे चल दिया झांसी, लेने अपनी बहन का हाल। चलिए, बहुत शानदार, बहुत जोरदार। देखिए ये कानपुर क्रांतिकारियों की भी धरती रही है और बहुत अच्छी। और देखिए अगर ये थिएटर कलाकार हैं अतुल तिवारी जी, और जब ये रॉ में आते हैं ना थिएटर कलाकार, वो रुकते नहीं है भाई, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है इनको रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।